उसे प्रॉपर आप समझिएगा, फॉलो कीजिएगा, ठीक है। और 1 मिनट का समय शुरू होता है अब। देखिए क्लास में मैं जितनी भी थ्योरी आपको करा रहा हूँ ये मोर देन सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा थ्योरी करने की जरूरत नहीं है। आप इसके अलावा एमसीक्यू प्रैक्टिस करिए, और एमसीक्यू में भी पीवाईक्यू यानी प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए क्वेश्चंस। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप मेरे यूट्यूब चैनल पर जाइए जिसका नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर, और वहां पर आपको एक प्लेलिस्ट मिलेगी जिसका नाम है एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम। उस प्लेलिस्ट में जितने भी क्लासेस हैं और जितनी भी क्लासेस आगे आए उन सभी को आपको है ना देखना है, ठीक है, जिससे आपको और कहीं प्रैक्टिस क्लास देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक और काम, आपको मेरे YouTube चैनल पर कम्युनिटी वाले सेक्शन को फॉलो करना है, जिसमें मैं अगर उन्हें देखेंगे तो आपको लगेगा कि हमारा एक मॉक टेस्ट हो जाता है डेली बेसिस पर, तो उसे भी चेक करते रहिए, ठीक है बेटा। अगर कोई ये बोले कि सर आप है ना इन एमसीक्यू या पीवाईक्यू के हमें पीडीएफ फाइल दे दीजिए, तो पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएंगे मेरे टेलीग्राम चैनल पर जिसका सेम नाम है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर। बट अगर किसी को मेरे ऑफिशियल चैनल से, इन दोनों चैनल से जुड़ने में दिक्कत हो रही है तो आप सीधे मुझे व्हाट्सएप या टेलीग्राम जिस पर भी मैसेज करना चाहें अपने बैच का नाम लिखकर मैसेज कर देना, मेरे लिंक आपके पास ऑटोमेटिकली आ जाएंगे, ठीक है बेटा। और व्हाट्सएप नंबर नोट कर सकते हैं 844488329887, यही टेलीग्राम का नंबर है। 1 मिनट समाप्त हुआ, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को, इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। आज की डेट डाल देते हैं। आज की डेट है बेटा 16 सितंबर यानी 16 सितंबर 2024, ठीक है जी। और जैसा कि है ना लास्ट क्लास में हमारा मुख्य टॉपिक या चैप्टर चल रहा था कंप्यूटर हार्डवेयर, इसी कंप्यूटर हार्डवेयर को है ना आगे कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। कंप्यूटर हार्डवेयर को है ना हिंदी में भी हार्डवेयर के नाम से ही बोलते हैं, इसका कोई हिंदी अनुवाद या हिंदी ट्रांसलेशन नहीं होता है। अब मुझे जल्दी से ये बताइए कमेंट सेक्शन में, एक बच्चे ने लिखा है प्रीति ने पीपीटी सर, मतलब मैं समझा नहीं पीपीटी मतलब। प्रीति बेटा बताइए पीपीटी शब्द जो आपने लिखा है इसका मीनिंग क्या है, मैं समझ नहीं पाया। बाकी सभी को नमस्कार, ठीक है जी। तो फाइनली है ना हम कंप्यूटर हार्डवेयर वाले इस चैप्टर को, टॉपिक को स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इसमें है ना मैंने आपको अभी तक 2 कैटेगरी है ना प्रॉपर तरीके से समझा दी हैं। एक तो मैं आपको इसमें इनपुट डिवाइसेस के बारे में पढ़ा चुका हूं, और इसमें मैंने आपको आउटपुट डिवाइसेस के बारे में भी पढ़ा दिया, ठीक है। तो आज के सेशन में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं बेटा स्टोरेज डिवाइसेस को। स्टोरेज डिवाइसेस, स्टोरेज डिवाइसेस को है ना हिंदी में भंडारण युक्तियां कहा जाता है, भंडारण युक्तियां। क्लियर है जी। अब देखो ये बात हम सभी लोगों को पता है कि अगर हम, अच्छा क्लास नोट्स अभी बताया तो मैंने क्लास के शुरुआत में है ना मैं क्लास नोट्स वगैरह के बारे में बता रहा था, और क्लास के बीच में भी बताता हूँ। आप शायद क्लासेस देखते नहीं होंगे मेरी, मैं क्लास के बीच में भी बता देता हूँ। अभी थोड़ी देर में और दोबारा बताऊंगा, सुन लेना आराम से। तो देखिए बेटा मैं बात कर रहा हूँ आज के सेशन में स्टोरेज डिवाइसेस की। देखो कई बार तो है ना हमारे सिलेबस में लिखा हुआ आता है कि स्टोरेज डिवाइसेस को पढ़ के आई है, या फिर कई बार केवल सिलेबस में लिखा हुआ आएगा कि कंप्यूटर हार्डवेयर को पढ़ के आई है। तो जब कंप्यूटर हार्डवेयर शब्द लिखा हुआ आ जाए तो आपको इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस के साथ साथ स्टोरेज डिवाइसेस को भी पढ़ के जाना है, यानी वो डिवाइसेस जो कंप्यूटर में भंडारण का काम करती हैं, ठीक है, डाटा को स्टोर करने का काम करती हैं, ठीक। अब इस स्टोरेज डिवाइसेस को ना समझें कैसे, इस टॉपिक को कैसे समझा जाए। और एक क्वेश्चन ये भी आता है हमारे दिमाग में, सर स्टोरेज शब्द में और मेमोरी शब्द में डिफरेंस क्या होता है। मतलब हम है ना कई बार तो मेमोरी शब्द का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कई बार स्टोरेज का कर देते हैं, तो दोनों का मीनिंग सेम ही है या इनमें भी कोई बेसिक डिफरेंस है। तो बेटा देखो अगर एक नॉर्मल तरीके से समझना है तो स्टोरेज का मतलब और मेमोरी का मतलब एक ही होता है। स्टोरेज का मतलब होता है भंडार करने वाला, यानी अपने पास रखने वाला, और मेमोरी में भी तो डेटा रखा ही जाता है। जैसे ये हमारा ब्रेन है तो इसको मेमोरी कह सकते हैं, हाँ मेमोरी कह सकते हैं क्योंकि इसमें डेटा भरा रहता है, डेटा हमें याद रहता है ना, यहाँ रखा हुआ है। और इसी को स्टोरेज भी कह सकते हैं, हाँ इसको स्टोरेज भी कर सकते हैं, जैसे कि डाटा यहाँ पर स्टोर हो रहा है हमारे दिमाग में, है या नहीं। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि स्टोरेज और मेमोरी दोनों शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है कहीं पर भी, बट 2 नाम है तो थोड़ा बहुत तो डिफरेंस होगा ही। तो देखिए सुनिए, स्टोरेज तो है कॉमन कॉमन सा शब्द है जो हर जगह पर इस्तेमाल में लाया जा सकता है, और मेमोरी शब्द है ना पर्टिकुलर शब्द होता है। नहीं समझे, समझाता हूं इस बात को। जैसे ना हमारे सामने बहुत सारे लोग खड़े हुए हैं जिनमें पुरुष भी हैं, महिलाएं भी हैं, और भी कोई कैटेगरी हो सकती है, ट्रांसजेंडर्स भी हो सकते हैं, ठीक है, बच्चे भी हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, सब तरीके के लोग खड़े हैं। तो अगर आप है ना इन सभी को केवल एक ही नाम से बोलना चाहें तो क्या बोलेंगे, तो आप इन सभी को एक ही नाम से बोलिए कि हमारे सामने पीपल्स खड़े हुए हैं, लोग खड़े हुए हैं, या ह्यूमंस खड़े हुए हैं, इंसान खड़े हुए हैं। तो ये कॉमन शब्द हो गया। तो मैं यहाँ पर पीपल शब्द का इस्तेमाल कर लेता हूँ, यानी कि सामने लोग खड़े हुए हैं। पर जब मैं जैसे उनके पास पहुंचा तब मुझे पता चला तो कुछ तो पुरुष हैं, कुछ महिलाएं हैं, कुछ बच्चे हैं, कुछ बूढ़े हैं, कुछ ट्रांसजेंडर्स हैं। तब जाके मेरे को उनकी कैटेगरी पता चली कि वो कौन है नहीं, जबकि दूर से देखने पे सभी पीपल्स यानी कि लोग लग रहे थे। तो इसी तरीके से आप समझ लीजिए कि कंप्यूटर में भी स्टोरेज एक कॉमन शब्द है जो हर उस डिवाइस के लिए इस्तेमाल में लाया जा सकता है जिसमें डाटा को स्टोर कर रहे हैं।
पर जब है ना पर्टिकुलर किसी स्टोरेज डिवाइस की बात होगी तब फिर उसे मेमोरी के नाम से बोल दिया जाता है। समझिए इस बात को। यानी अगर हम कंप्यूटर की बात कर रहे हैं, ठीक, और कंप्यूटर में एक डिवाइस है जिसका काम है डाटा स्टोरेज का, डाटा स्टोरेज डिवाइस, ठीक है जी, यानी कि डाटा को भंडार करने वाली डिवाइस। हिंदी में लिखना है तो हिंदी में लिख लो, डाटा को भंडार करने वाली डिवाइस, इसको क्या कहा जाएगा? इस डिवाइस को स्टोरेज डिवाइस के नाम से बोल दिया जाएगा, यानी कि कॉमन शब्द से। बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं? हिंदी में इसको क्या बोलेंगे? भंडारण युक्ति कह देंगे। ठीक। अब अगर हमसे ये कहा जाए कि स्टोरेज डिवाइसेस में कई सारी कैटेगरीज भी होती हैं क्या, डाटा को अलग अलग तरीके से स्टोर करने के लिए? हाँ, तो पता चला कि जितनी भी स्टोरेज डिवाइसेस हैं, अगर उनमें डाटा को स्टोर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट इस्तेमाल में लाया जा रहा है और वो है मैग्नेटिज्म का, यानी कि चुंबकीयकरण का। आप यहां लिख सकते हैं कि अगर डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिज्म, जिसको हिंदी में चुंबकीयकरण कहा जाएगा, ये इस्तेमाल में लाया जा रहा है, तब उसे फिर मैग्नेटिक मेमोरी कह दिया जाता है। अब आता है शब्द मैग्नेटिक मेमोरी शब्द, मैग्नेटिक मेमोरी। अब समझ में आया बेटा? नहीं? यानी कि अगर मैं किसी मैग्नेटिक मेमोरी की बात कर रहा हूं तो वो स्टोरेज डिवाइस भी है, क्योंकि डाटा तो ये भी स्टोर करती है, बट उसमें एक पर्टिकुलर टाइप पता चल रहा है हमें कि डाटा को स्टोर करने के लिए मैग्नेटिज्म का इस्तेमाल किया जा रहा है, चुंबकीयकरण का, इसलिए हम उसको मैग्नेटिक मेमोरी कहते रहे हैं। अगर आप यहाँ पर मैग्नेटिक स्टोरेज भी कह देंगे तो भी चल जाएगा, बट मेमोरी शब्द अब आता है ऐसे। अब समझ में आ गया? अगर मान लो कोई स्टोरेज डिवाइस है जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए ऑप्टिकल का इस्तेमाल किया जा रहा है, ऑप्टिकल शब्द का मतलब समझते हैं? मतलब लाइट का इस्तेमाल किया जा रहा होगा किसी भी प्रकार की, तब हम उन मेमोरी को ऑप्टिकल मेमोरी के नाम से बोल देते हैं, या तब उन स्टोरेज डिवाइसेस को ऑप्टिकल मेमोरी कहा जाता है। और अगर मान लीजिए सपोज दैट कि कोई एक ऐसी मेमोरी है जिसमें डाटा को स्टोर करने के लिए इलेक्ट्रिसिटी का इस्तेमाल किया जा रहा है, इलेक्ट्रिकली, यानी कि विद्युतीयकरण का इस्तेमाल किया जा रहा है डाटा को स्टोर करने के लिए, तब हम ऐसी मेमोरी को फिर इलेक्ट्रिकल मेमोरी के नाम से बोल देते हैं। बताइए ये बात समझ में आ गई या नहीं? तो कुछ लोग है ना ये कंफ्यूज रहते हैं या पूछते हैं मेरे से कि सर स्टोरेज में और मेमोरी शब्द में क्या डिफरेंस होता है, तो ये बेसिकली डिफरेंस आप वहां पर अपने दिमाग में ला सकते हो। ठीक है, एक बार सिंपल सा रिवाइज करा देता हूँ कि अगर स्टोरेज नाम की बात हो रही है तो वो कॉमन शब्द है, जबकि मेमोरी पर्टिकुलर शब्द है, जैसे ऑप्टिकल मेमोरी, मैग्नेटिक मेमोरी, इलेक्ट्रिकल मेमोरी। ठीक है जी, नोट कर लीजिए इसको। बाकी देखिए, जैसा कि प्रीति ने अभी पूछा था, और मैं सभी लोगों को बता दूं कि अगर आपका नोट करने का बिल्कुल भी मन नहीं है या आपके पास टाइम नहीं है, तो ये सारी चीज़ें यानी क्लास पीडीएफ आपको मिल जाएगी मेरे टेलीग्राम चैनल पर, जिसकी जानकारी मैंने क्लास के शुरुआत में आपको दी ही थी। वहां से उस पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करके आप चाहे मोबाइल में पढ़िए, चाहे कंप्यूटर में पढ़िए, फिर चाहे पीडीएफ उसका प्रिंट आउट निकलवा कर भी अगर आप रिवीजन करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि उन क्लास पीडीएफ से रिवीजन करने से पहले कम से कम हर एक चैप्टर को एक बार जरूर देखिएगा, तभी फायदा ज़्यादा मिलेगा। और जो लोग खुद से नोट्स बनाते हैं उससे बेहतर तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, अब जैसे है ना, एक बच्चे ने पूछा सर इनके एग्जाम्पल बताइए। बताऊंगा, अभी बताऊंगा, पहले ये नोट कीजिए, आप सभी चीजें बताऊंगा, आप चिंता मत कीजिए। तो फाइनली हमें समझ में आ गया कि स्टोरेज तो है ना एक कॉमन शब्द होता है। ठीक, अब सुनिए जरा ध्यान से। यहां पर है ना तीन तरीके की कैटेगरी हमें देखने को मिली, एक तो मैग्नेटिक, दूसरी ऑप्टिकल और तीसरी इलेक्ट्रिकल। तो एक एक करके ना सभी के एग्जाम्पल देखते हैं। तो सबसे पहले ना हम मैग्नेटिक मेमोरी को देखते हैं, ये कौन सी मेमोरी होती है, या हमारी डे टू डे लाइफ में जिन मेमोरी का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और वो मैग्नेटिज्म पर आधारित हैं, तो वो कौन सी मेमोरी हैं? तो देखो सबसे पहला नाम आता है मैग्नेटिक टेप। क्या इस मैग्नेटिक टेप या चुंबकीय टेप का हम इस्तेमाल आज भी कर रहे हैं? तो आंसर है शायद नहीं, है ना। शायद हम मैग्नेटिक टेप वाला एग्जाम्पल आज यूज ना कर रहे हो, क्योंकि ये बहुत आउटडेटेड मेथड हो गया डाटा को स्टोर करने का, यानी बहुत पुराना मेथड। ठीक है, जैसे ना इसका एग्जाम्पल बताता हूँ। आपने ना वो ऑडियो कैसेट्स कभी देखी हैं, गाने वाली जो आती थी पहले, गुलशन कुमार की टी सीरीज की ऑडियो कैसेट, जिसमें एक रील भी होती थी। जनरली शब्द हम रील इस्तेमाल करते थे वहां पर, बट वो रील की जगह मैग्नेटिक टेप बोलते थे उसको, चुंबकीय टेप, जिसके ऊपर सॉन्ग्स वाला डेटा रिकॉर्ड होता था। फिर उसको प्लेयर में लगाया जाता था, तब जाके प्ले का बटन दबाओ और आवाज आना शुरू हो जाती थी स्पीकर से, है ना। तो वो जो ऑडियो कैसेट्स आती थी पहले, रील वाली या मैग्नेटिक टेप वाली, वो इसका उदाहरण है। या फिर कभी आपके घर में मूवी वगैरह देखने के लिए, पिक्चर देखने के लिए वीसीआर प्लेयर आया हो, तो उसमें एक वीसीआर कैसेट लगती थी बड़ी सी, उसके अंदर भी है ना एक मैग्नेटिक टेप ही हुआ करती थी, जिस पर मूवी वाला डेटा रिकॉर्ड किया जाता था। ठीक है ना। तो मैग्नेटिक टेप के दो एग्जांपल अभी तक हमने देखे, एक वीसीआर के केस में और दूसरा ये जो ऑडियो कैसेट के केस में। हमारे यहाँ तो आजकल ऑडियो कैसेट का कोई इस्तेमाल करता ही नहीं है, बट अभी पता है यूट्यूब पर कल ही मैं एक यूट्यूबर है उसकी एक वीडियो देख रहा था, उसने एक दो दिन पहले ही अपने यूट्यूब पर वीडियो डाली है, और वो बेसिकली है ना ट्रैवलर है, वो पूरी दुनिया में है ना घूम रहा है। बस ऐसे आजकल काफ़ी सारे यूट्यूबर्स हैं जो पूरी दुनिया में है ना ट्रैवलिंग कर रहे हैं, घूम रहे हैं और सबको दिखा रहे हैं कि कौन से देश में क्या चीज़ें हैं।
तो उसने वो अभी इस समय साउथ कोरिया में है, ठीक है। तो साउथ कोरिया में वो है ना, वहां पर तो उसने अभी वो लोकल मार्केट्स होते हैं ना, तो उसका एक वीडियो दिखाया, तो वहां पर आज भी ऑडियो कैसेट का लोग इस्तेमाल कर रहे हैं और सीडी डीवीडी का भी यूज कर रहे हैं बहुत ज्यादा। मतलब ऑडियो कैसेट भी लोग ले जा रहे हैं सुनने के लिए गाने वगैरह, और सीडी डीवीडी भी यूज कर रहे हैं पिक्चर वगैरह देखने के लिए। बट हम अपने इंडिया की अगर बात करें तो आज की डेट में ना इन दोनों का यूज बहुत कम देखने को मिल रहा है। मतलब ऑडियो कैसेट तो है ना देखने को मिल ही नहीं रही आजकल कहीं पे भी। सीडी डीवीडी भी बहुत रेयर केस में देखने को मिलेगी। आप खुद बताइए, जितने भी लोग बच्चे लाइव हैं, कि कितने लोगों ने अभी रिसेंटली किसी सीडी या डीवीडी का इस्तेमाल किया है। शायद ही किसी ने इस्तेमाल किया होगा। एक समय आया था जब सीडी या डीवीडी का लोग ज्यादा इस्तेमाल करते थे हर एक डाटा को ट्रांसफर करने के लिए, है ना, मूवीज वगैरह देखने के लिए। बट आजकल सीडी डीवीडी कोई रख ही नहीं रहा अपने पास। आजकल क्या यूज करते हैं, पेन ड्राइव का यूज कर रहे हैं, मेमोरी कार्ड का यूज कर रहे हैं, या फिर है ना आजकल इंटरनेट इतना ज्यादा कॉमन हो गया कि सब जो सारी चीजें इंटरनेट के थ्रू ही देख लेते हैं, इंटरनेट के थ्रू ही डाटा ट्रांसफर कर देते हैं, है ना। तो वहां उस यूट्यूबर ने दिखाया कि आज भी साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया नाम सुना ही होगा देश का आपने, जहाँ की सैमसंग कंपनी है, तो मतलब उस देश में आज भी ऑडियो कैसेट और सीडी डीवीडी लोग पसंद कर रहे हैं। चलिए, ये तो एक जीके वाली बात हो गई। तो बेसिकली मैग्नेटिक टेप का है ना, मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल बता दिया, या ऐसे समझिए मैग्नेटिक मेमोरी का एग्जांपल है मैग्नेटिक टेप। इसके बाद है ना एक एग्जांपल और भी होता है इसमें, और वो है मैग्नेटिक डिस्क, जिसको हिंदी में चुंबकीय डिस्क कहा जाता है। और इसके दो एग्जांपल हैं, और इन दोनों एग्जांपल में भी एक एग्जांपल मार्केट से ऑब्सोलीट हो चुका है, यानी गायब हो चुका है, और वो है एफडीडी यानी फ्लॉपी डिस्क ड्राइव। एक समय ऐसा था जब कंप्यूटर में डाटा को स्टोर करने के लिए फ्लॉपी डिस्क का इस्तेमाल किया जाता था, ठीक है। ऐसे समझ लो कि सीडी या डीवीडी देखिए आपने, उसी जैसी एक डिस्क हुआ करती थी मेटल की, धातु की, है ना। ये तो सीडी डीवीडी प्लास्टिक की होती हैं, वो मेटल की होती थी, और एक कवर के अंदर होती थी वो, और उस कवर के साथ ही है ना कंप्यूटर में अंदर डाली जाती थी और यूज कर लेते थे उसका। समझ में आ गई बात। तो बेसिकली एफडीडी यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव इसका नाम है, जो अब मार्केट में यूज नहीं होती कहीं पर भी। और दूसरा है एचडीडी, जिसको हार्ड डिस्क ड्राइव कहा जाता है, ये आज भी यूज होती है। अगर आप मार्केट से है ना कोई भी कंप्यूटर खरीद के लेके आएंगे, तो उस कंप्यूटर में है ना आपको हार्ड डिस्क लगी हुई मिलेगी। और मैं जब से है ना पढ़ाना आपको शुरू किया, तब से मैं बता भी रहा हूँ कि परमानेंट डाटा को स्टोर करने के लिए हमारे कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क लगी होती है ना। तो ये इसके एग्जाम्पल है। इसके अलावा नेक्स्ट देखिए, ऑप्टिकल के एग्जाम्पल कौन कौन से हो गए। तो बेटा ऑप्टिकल का एग्जाम्पल हो गया यहाँ पर, दैट इज सीडी डीवीडी, ऑप्टिकल मेमोरी। अगर सीडी की बात करें, जिसको कॉम्पैक्ट डिस्क कहा जाता है, फुल फॉर्म की चिंता मत कीजिएगा क्योंकि इनको सभी को मैं डिटेल में आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है, इसलिए फुल फॉर्म नहीं लिख रहा। सीडी है ना ऑप्टिकल डिस्क का एग्जांपल है, डीवीडी जिसको डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क कहा जाता है, और एक डिस्क और होती है जिसे बीआरडी कहते हैं, यानी ब्लू रे डिस्क। ये सभी डिस्कों में या सभी स्टोरेज डिवाइसेस में डाटा को स्टोर करने के लिए लाइट का इस्तेमाल करते हैं, और यहाँ पर लाइट यूज होती है लेजर लाइट, ठीक है। तो इनको ऑप्टिकल कह देते हैं। और इसके अलावा तीसरी कैटेगरी आती है हमारे कंप्यूटर में, जिनको इलेक्ट्रिकल मेमोरी कहा जाता है, यानी कि इसमें डाटा को स्टोर करना हो, डाटा को इरेज करना हो, किसी भी कंडीशन में सीधे इलेक्ट्रिसिटी का ही इस्तेमाल किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए रैम नाम आपने सुना ही है, हमारे कंप्यूटर की मुख्य मेमोरी होती है। रोम नाम सुना होगा आपने। इसके अलावा है ना एक नाम और लिखिए, यूएसबीएफडी। ये क्या होता है, इसे यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव कहा जाता है, जो कि पेन ड्राइव का ही दूसरा नाम है। इसके अलावा मेमोरी कार्ड की हम बात करें, और एसएसडी जो आजकल मार्केट में काफी फेमस हैं, जिनको सॉलिड स्टेट ड्राइव कहा जाता है, ये सब इलेक्ट्रिकल मेमोरी कहलाती हैं, ठीक है जी। आजकल तो आपने सुना और देखा भी होगा कि एसएसडी यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव्स, ये बेसिकली है ना हार्ड डिस्क का एक रिप्लेसमेंट बनती जा रही है। यानी है ना, आप मार्केट में अगर कोई कंप्यूटर खरीदने जा रहा है व्यक्ति, तो वो वहां जाके ये बोल रहा है कि भैया एक ऐसा लैपटॉप या कंप्यूटर दिखाइए जिसमें एसएसडी लगी हो। तो क्यों लोग है ना हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी वाले कंप्यूटर को प्रीफर कर रहे हैं, या क्यों है ना लोग जिस कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है उसको निकलवा कर एसएसडी लगवा रहे हैं, इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। या फिर आपने ये भी सुना होगा कि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि एसएसडी लगवाने से है ना कंप्यूटर हमारा फास्ट हो जाता है। तो ऐसा क्यों बोलते हैं, तो ये सारी बातें आपको पता चल जाएंगी। पहले आप ये एग्जाम्पल लिखिए। तो फाइनली है ना हमें ये समझ में आ गया कि अगर हम ऑप्टिकल मेमोरी की, इलेक्ट्रिकल मेमोरी की और मैग्नेटिक मेमोरी की बात कर रहे हैं, तो उनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं, नोट कर लीजिए। तो रैम, रोम, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, एसएसडी, ये सब है ना सब इलेक्ट्रिकल मेमोरी के एग्जाम्पल है, ठीक है भाई। अब आगे देखो, इसके बाद है ना जब भी हम बात करते हैं मेमोरीज की, तो इसमें है ना या स्टोरेज डिवाइसेस की, तो इनको दो तरीके से और डिवाइड किया जा सकता है। एक तो होता है बेटा इंटरनल मेमोरी, और दूसरा नाम होता है एक्सटर्नल मेमोरी। ये भी नोट कीजिए। हिंदी में से कहा जा सकता है आंतरिक मेमोरी। अब देखो आंतरिक का सिंपल सा मतलब है जो कंप्यूटर के अंदर पहले से लगी हुई है, ठीक है, मतलब कंप्यूटर के अंदर जो पहले से मौजूद है। अब सुनिए जरा, जब इंटरनल मेमोरी की बात होती है, आंतरिक मेमोरी की, तो यहाँ पर रैम नाम आता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी। बट हमारे कंप्यूटर के अंदर है ना एक मेमोरी और लगी होती है जिसे रोम कहते हैं, यानी रीड ओनली मेमोरी। ये आपको है ना कंप्यूटर के अंदर पहले से लगी हुई मिलेंगी।
मतलब अगर कोई कंप्यूटर सेटअप किया जा रहा है तो उसमें रैम और रोम तो पहले से लगी हुई मिलेंगी। समझ में आ गई बात? अब एक बात और सुनिए, कंप्यूटर में तो अंदर है ना पहले से हार्ड डिस्क भी लगी हुई मिलती है, क्योंकि अगर आपने कोई कंप्यूटर देखा है तो उसके अंदर ही हार्ड डिस्क भी लगी हुई आपको मिलेगी, है ना? तो देखो अब हार्ड डिस्क को भी है ना इंटरनल मेमोरी के नाम से बोलेंगे। तो देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, अगर नॉर्मली तरीके से ये कहा जा रहा है कि हमारे कंप्यूटर में कौन कौन सी मेमोरी अंदर लगी हुई है या लगी हुई आती थी, तो रैम और रोम तो पहले से लगी हुई आती थी, क्योंकि रैम और रोम नाम की जो मेमोरी अगर कंप्यूटर में नहीं हुई तो आप कंप्यूटर कभी भी स्टार्ट नहीं कर पाओगे, ऑन ही नहीं होगा। फिर बाद में जाकर ये फील हुआ कि कंप्यूटर के अंदर एक ऐसी परमानेंट मेमोरी भी लगानी चाहिए जिसमें हम अपना डाटा स्टोर करके रखें, क्योंकि हमेशा ऐसा नहीं होना चाहिए कि है ना हमें अपने कंप्यूटर को कोई डाटा देना है तो किसी रिमूवेबल डिवाइस से दे रहे हैं। रिमूवेबल डिवाइस का मतलब होता है जो कंप्यूटर से बाहर निकल जाए, अलमारी में रख दो, जरूरत हो तो फिर अलमारी से फिर कंप्यूटर में लगा लो। जैसे सीडी, डीवीडी, पेन ड्राइव, मेमोरी कार्ड, ये हर समय कंप्यूटर से कनेक्ट थोड़ी होते हैं, इन्हें तो अलमारी में आप रख दो कहीं पे भी, और जब जरूरत पड़े तो लगा लो, फिर निकाल के रख दो। तो ऐसा हमेशा नहीं होना चाहिए, कोई कंप्यूटर के अंदर भी है ना डाटा स्टोर करने वाली डिवाइस होनी चाहिए। तब आया कॉन्सेप्ट हार्ड डिस्क का, तो हार्ड डिस्क को फिर परमानेंट स्टोरेज बनाकर देने लग गए कंप्यूटर के, ठीक है ना? तो जब भी इंटरनल मेमोरी की बात आती है तो रैम रोम आंसर होगा। भले ही हमें प्रैक्टिकली लगता है या दिखता है कि हार्ड डिस्क भी कंप्यूटर के अंदर लगी हुई है, बट हार्ड डिस्क को इंटरनल नहीं कहते, ठीक है जी। फिर इसके बाद आ जाता है एक्सटर्नल, यानी कि कंप्यूटर में बाहर से इस्तेमाल में लाई जाने वाली जितनी भी मेमोरीज होती हैं उन सभी को हिंदी में कहा जाएगा बाहरी मेमोरी। तो कौन कौन सी मेमोरी है जिनको कंप्यूटर में बाहर से लगाया जाता है? तो देखो बेटा, रैम और रोम को छोड़ के बाकी सारे नाम लिख दो यहाँ पर। जैसे कि अगर हम बात करें फ्लॉपी डिस्क ड्राइव की, हम बात करें हार्ड डिस्क ड्राइव की, हम बात करें मैग्नेटिक टेप की, हम बात करें यहाँ पर सीडी, डीवीडी, बीआरडी की, ठीक है, हम बात करें यहाँ पर पेन ड्राइव की जिसको यूएसबी एफडी कहा जाता है, यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव, हम बात करें एसएसडी की, या हम बात करें मेमोरी कार्ड की, एसएसडी या मेमोरी कार्ड। तो ये सारी है ना जितने भी डिवाइसेस हैं ये सब कंप्यूटर में बाहर से ही लगाई जाती हैं, ठीक है। अब यहाँ पर है ना कुछ एक्सेप्शन है, यानी अपवाद है, वो मैं आपको बता दूं। जैसे कि मैंने आपको पहले भी ये बात बताई होगी कि एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, यानी अपवाद आपको हर जगह देखने को मिलते हैं, और वो ये है, यहाँ लिख देता हूँ एक्सेप्शन, ठीक है, हिंदी में इसको अपवाद कहा जाएगा। अब सुनिए, जैसे कंप्यूटर की हार्ड डिस्क की बात करें तो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क जिसको HDD भी कहा जाता है, यानी कि हार्ड डिस्क ड्राइव भी बोलते हैं, ये अगर आपसे पूछा जाए कि कौन सी मेमोरी है, इंटरनल है या एक्सटर्नल है, ये कंप्यूटर में अंदर लगी होती है या बाहर लगी होती है, तो बेटा आंसर है दोनों। ये आज की डेट में कंप्यूटर के अंदर भी लगी हुई है तो हम इसको इंटरनल भी कह सकते हैं, और ये बाहर से भी इस्तेमाल में लाई जाती है। कैसे? आपने एक्सटर्नल हार्ड डिस्क का नाम सुना है? शायद सुना ही होगा। एक हार्ड डिस्क जिसे एक्सटर्नल हार्ड डिस्क कहा जाता है जो बिल्कुल पेन ड्राइव के जैसे इस्तेमाल में लाई जा सकती है। मतलब ऐसी पूरी एक हार्ड डिस्क होगी, ठीक है, उसमें एक केबल लगा देंगे और वो केबल वही वाली केबल होगी जिसे यूएसबी केबल कहते हैं, यानी कि जो हमारे मोबाइल फोन के चार्जर वगैरह में केबल लगती है, तो उसी तरीके की यूएसबी केबल होती है जिसके थ्रू एक एक्सटर्नल हार्ड डिस्क को हम अपने कंप्यूटर में लगा सकते हैं। तो हार्ड डिस्क है ना आज की डेट में कंप्यूटर के अंदर भी है और कंप्यूटर के बाहर से भी इस्तेमाल में लाई जाती है, तो दोनों ही है। समझ में आ गया? बट मैंने यहाँ पर इंटरनल में हार्ड डिस्क का नाम क्यों नहीं लिखा? मैंने इसलिए नहीं लिखा बेटा क्योंकि शुरुआत से कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क नहीं आती थी लगी हुई, ये तो बाद में डिसाइड किया गया कि हार्ड डिस्क को लगा के दे दो, तो इसलिए कभी भी इंटरनल मेमोरी के केस में ना हार्ड डिस्क का नाम नहीं लिया जाता, ठीक है, नोट कर लीजिए। बताओ कोई बात समझ में नहीं आई हो तो जब आपसे पूछा जाएगा ना कि इंटरनल एक्सटर्नल मेमोरीज कौन सी होती हैं तो अब आपको ये डिफरेंस पता होना जरूरी है। आगे देखिए, इसके बाद है ना हम आगे बढ़ेंगे, तब मेमोरी के केस में ना हमें एक और बात पता चलती है, या स्टोरेज डिवाइसेस के केस में एक और बात पता चलती है कि इनमें एक नेचर भी होता है, यानी एक प्रकृति भी होती है डाटा को स्टोर करने की। अब उस नेचर या प्रकृति को क्या कहते हैं? देखो, एक नेचर कहलाता है वोलाटाइल, ये बहुत कॉमन नाम है, बहुत कॉमन है ये पॉइंट जो अक्सर एग्जामों में रिपीट भी हो जाता है। वोलाटाइल नेचर को कहते हैं बेसिकली अस्थाई, यानी कि जो स्थायी रूप से काम ना कर रहा हो उसे अस्थायी प्रकृति कहा जाएगा। इसका मीनिंग है सिंपल सा कि अगर आप अपने कंप्यूटर की पावर को बंद कर दें, यानी कि पावर गॉन और डेटा लॉस्ट, डाटा खत्म हो जाए, तो इसी को हम वॉलेटाइल नेचर की मेमोरी कह देते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर एक एग्जांपल देंगे हम, दैट इज रैम, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक है जी। मैं फिर से बोल रहा हूँ, फुल फॉर्म की किसी की भी चिंता मत कीजिएगा, इन सभी को मैं डिटेल में समझाऊंगा तो सबकी फुल फॉर्म भी लिखूंगा, ठीक है। तो देखो, रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम, जब भी हम कंप्यूटर वगैरह खरीदते हैं या कंप्यूटर के बारे में जानकारी लेते हैं तो सबसे पहले रैम, रोम, सीपीयू इनकी बात होती है ना। तो रैम जिसकी हम बात कर रहे हैं ये एक वॉलेटाइल नेचर की मेमोरी है, मतलब
जब तक कंप्यूटर को पावर मिलती रहेगी, इलेक्ट्रिसिटी पावर मिलती रहेगी, तब तक रैम के अंदर डाटा रहेगा। जैसे ही आपने कंप्यूटर को शट डाउन किया या कंप्यूटर की पावर बंद कर दी, रैम के अंदर जितना डाटा होता है वो सारा एरेज हो जाएगा, खत्म हो जाएगा कंप्यूटर के केस में। अब स्मार्टफोन के अंदर भी तो रैम लगी होती है, हाँ लगी होती है। तो स्मार्टफोन के अंदर जो रैम लगी हुई है उसका क्या केस है, रैम उसका डाटा भी खत्म हो जाता है। हाँ कब, जब आप अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ करते हैं। आपने अपने स्मार्टफोन को स्विच ऑफ कर दिया तो स्मार्टफोन के अंदर रैम का डाटा भी खत्म हो जाएगा। फिर जैसे ही है ना स्विच ऑन करेंगे, फिर से रैम के अंदर डाटा आना शुरू हो जाता है। समझ में आ गई बात। और दूसरा नेचर है दैट इज नॉन वॉलेटाइल। नॉन वॉलेटाइल नेचर, इसको हिंदी में कहा जाता है बेटा स्थायी प्रकृति। यानी कि इलेक्ट्रिसिटी पावर सप्लाई आप दो या मत दीजिए, जो डाटा आपने ना इस मेमोरी के अंदर डाल रखा है या इन मेमोरीज के अंदर डाल रखा है, वो खुद से तो डिलीट नहीं होगा। हाँ डिलीट हो जाएगा जब आप चाहेंगे, खुद से इरेज नहीं होगा, खुद से लॉस्ट नहीं होगा। तो इसका स्टेटमेंट ये बनता है डेटा रिमेन्स इंटैक्ट, डेटा रिमेन्स इंटैक्ट व्हेन पावर गॉन, व्हेन पावर गॉन। हिंदी में इसे क्या कहा जाएगा, डेटा जैसा था वैसा ही बना रहेगा पावर के जाने के बाद भी। समझ में आ गई बात। यहां पर पावर जो शब्द है इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी पावर है, तो लिख लीजिए डाटा जैसा था वैसा ही बना रहेगा, वैसा ही बना रहेगा विद्युत के जाने के बाद भी, विद्युत के जाने के बाद भी। बताओ बेटा बात समझ में आ गई या नहीं। तो ये बेसिकली दो नेचर हैं कंप्यूटर के अंदर मेमोरीज के, जो मैंने अभी आपको बताए। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। नोट कर लिया सभी ने। ठीक है जी, अब आगे बढ़ते हैं। अब कंप्यूटर में मेमोरीज के केस में ना अगला पॉइंट आता है टाइप ऑफ ऑपरेशन, यानी कि ऑपरेशन का प्रकार। ये कौन सा ऑपरेशन है भैया, कोई पथरी वथरी का ऑपरेशन है क्या, जो आजकल लोगों के बहुत बन रही है। ठीक है, नहीं ऐसा कोई ऑपरेशन नहीं है। देखो सिंपल सी बात है, जैसे सपोज दैट कि ये कोई मेमोरी है, ये कोई मेमोरी है, ठीक है। और इस मेमोरी के अंदर क्या स्टोर होता है, तो आप बोलेंगे सर मेमोरी के अंदर डेटा को स्टोर करते हैं। तो अगर है ना हम किसी मेमोरी के अंदर डेटा को डाल रहे हैं तो बेटा इसे कहते हैं राइट ऑपरेशन। राइट ऑपरेशन, राइट का मतलब बेसिकली लिखना होता है ना। तो अगर किसी नोटबुक में आप लिख रहे हैं तो इसका मतलब उसमें डाल रहे हैं ना। तो ऐसे समझ लो कि किसी मेमोरी के अंदर डेटा को डाला जा रहा है तो उसे राइट ऑपरेशन। और जब आप है ना किसी डेटा को मेमोरी से निकाल रहे होते हैं तो उसे रीड ऑपरेशन के नाम से बोल दिया जाता है। जैसे कि कोई बुक है आपके पास और उसे आप रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब यही है ना कि उस किताब में से डाटा आपकी तरफ आ रहा है, रीड कर रहे हैं। ठीक है, तो किसी भी मेमोरी में अगर डेटा को डाला जाना है तो उसे राइट ऑपरेशन, और अगर निकाला जाना है तो उसे रीड ऑपरेशन के नाम से बोला जाता है। ठीक है भाई, अब आगे देखिए। तो बेसिकली डाटा को अगर मेमोरी में डालने और निकालने दोनों की केस में ना टोटल मिला के कुछ कैटेगरी बनाई गई है ऑपरेशन की। तो आप इस पॉइंट को ऐसे लिखिए, टाइप ऑफ ऑपरेशन, टाइप्स ऑफ ऑपरेशन। ठीक है, यानी कि ऑपरेशन के प्रकार की हम बात कर रहे हैं। तो देखो सबसे पहला नाम आता है हमारे सामने, जैसे एक नाम आएगा सीक्वेंशियल, सीक्वेंशियल एसेस मेमोरी, सीक्वेंशियल एसेस मेमोरी, जिसको शॉर्ट में बेटा सैम भी कह देते हैं। अगर कभी ऐसा लिखा जाए कि सैम की फुल फॉर्म क्या है तो सबसे पहले दिमाग में लाना कहीं सीक्वेंशियल एसेस मेमोरी की तो बात नहीं चल रही है। अब इसका मीनिंग क्या है, देखो अगर किसी मेमोरी में टाइप ऑफ ऑपरेशन सीक्वेंशियल एसेस हो रहा है, इसका मतलब ये होता है बेटा कि उसके अंदर राइट ऑपरेशन सीक्वेंस में किया जा रहा होगा या सीक्वेंशियली किया जा रहा होगा। और जब रीड करने की बात होगी यानी कि डाटा को निकाले जाने की बात होगी तो वो भी सीक्वेंशियली ही होगा। अब इस सीक्वेंशियली होने का मतलब क्या होता है, इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी ऑपरेशन जो क्रम से किया जा रहा हो, यानी कि उसमें क्रम फॉलो किया जा रहा हो, सीक्वेंस फॉलो किया जा रहा हो, तो उसे सीक्वेंशियल एसेस मेमोरी कह देते हैं। समझिए इस बात को। जैसे सपोज दैट कि ये कोई मेमोरी है, ये जो लाइन मैंने खींची है मेमोरी है। अब इस पर मेरे को डेटा राइट करना है, तो पहले मैं यहाँ राइट करूंगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, और एक एक करके मैं डेटा को राइट करता जा रहा हूँ। तो इसका मतलब यही हुआ ना कि मैंने सीक्वेंस फॉलो किया, एक के बाद एक के बाद एक के बाद सीक्वेंस को फॉलो करते हुए डेटा राइट कर दिया, है ना। अब जब मेरे को डेटा निकालना है इसमें से, यानी कि रीड ऑपरेशन की बात होगी, तो सपोज दैट मैं सबसे पहले इस पोजीशन पर हूँ, पहले वाले डाटा की पोजीशन पर, और मेरे को है ना ये वाला डाटा चाहिए, इसके बाद ये वाला डाटा चाहिए मेरे को। तो मेरे पास यहाँ पर कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है कि मैं यहाँ से जंप करके यहाँ पहुंच जाऊं और इस डाटा को उठा लूं। मेरे को सबसे पहले यहाँ पहुंचना पड़ेगा, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ, फिर यहाँ और फिर यहाँ, तब जाके मैं उस डाटा को उठा पाऊंगा।
यानी कि भले ही जो बीच का डाटा है वो मुझे नहीं चाहिए, फिर भी मुझे वहां से होके निकलना ही पड़ेगा, या उसे जल्दी से जल्दी पार करना पड़ेगा ताकि मैं अपने डिजायरेबल डेटा तक पहुंच जाऊं और उस डाटा को यूज कर लूं। समझ में आ रही है बात या नहीं? है नहीं? मतलब अगर आप किसी सीढ़ियों पे चढ़ के जा रहे हो और आपको है ना सबसे लास्ट वाली सीढ़ी पे जाना हो, तो भी आपके पास ऐसा मेथड नहीं है कि जंप करके पहुंच जाओ ऊपर, आपको एक एक करके सीढ़ियां चढ़ना ही होगा। तो रीड और राइट ऑपरेशन जिस मेमोरी के अंदर सीक्वेंस से हो रहे हो, तो उसे सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के नाम से बोला जाता है। जैसे उदाहरण क्या है इसका? इसका इकलौता एग्जाम्पल होता है बेटा मैग्नेटिक टेप, यानी कि चुंबकीय टेप, जो पहले ऑडियो कैसेट्स में या वीसीआर प्लेयर में लगाई जाने वाली कैसेट्स में इस्तेमाल में लाई जाती थी। तो ये अकेला एग्जाम्पल है इसका। इसके बाद डायरेक्ट एसएस मेमोरी आती है। डायरेक्ट एसएस मेमोरी, बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ जहां पर यह क्वेश्चन पूछ लिया गया था कि बताइए इनमें से डायरेक्ट एसएस मेमोरी का उदाहरण क्या है। डैम का एग्जांपल पूछा, तो पहले तो समझते हैं इसका मीनिंग क्या है। देखो, डायरेक्ट एसएस मेमोरी में अगर राइट ऑपरेशन हो रहा है, यानी डेटा को डाले जाने की बात हो रही है, तो वो तो बेटा सीक्वेंशियली ही होगा, यानी कि सीक्वेंस में डेटा को राइट किया जाएगा। बट जब रीड करने की बात होगी तो वो डायरेक्टली हो सकता है, या फिर उसे जंप करना भी कह सकते हो। क्या मतलब है? जैसे सपोज दैट कि ये है ना एक मेमोरी है और इस पर मेरे को डेटा डालना है, तो मैं है ना डेटा को ऐसे ही डालूंगा सीक्वेंस में, और कोई मेथड ही नहीं है। डेटा को राइट करने का तरीका सीक्वेंस में है। बस सपोज दैट कि मैं अभी इस वाली पोजीशन पर हूं इस डाटा की, और मेरे को जाना है इस वाले डाटा की पोजीशन पर, तो अब मेरे पास एक मेथड है ताकि मैं डायरेक्टली जंप करके उस लोकेशन पर पहुंच जाऊं जहां मेरा डिजायरेबल डेटा पड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास एक ये मेथड है यहाँ पर। अब ये होता कैसा है वो मैं आगे बताऊंगा जब डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी की चर्चा करेंगे। फिलहाल बस ये समझ लीजिए कि इनके एग्जाम्पल कौन कौन से होते हैं। देखो, डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण या एग्जाम्पल की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहले लिखिए आप यहाँ पर पेन ड्राइव, जिसको यूएसबी एफडी कहा जाता है, मेमोरी कार्ड जो हम मोबाइल वगैरह में इस्तेमाल कर रहे हैं आजकल, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क का रिप्लेसमेंट बन के आ रही है आजकल, इसके अलावा सीडी डीवीडी बीआरडी, ठीक है। इसके अलावा लिख लीजिए एफडीडी यानी कि फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और हार्ड डिस्क ड्राइव। ये जितने भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये सभी डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी के उदाहरण होते हैं। तो इनमें है ना रीड ऑपरेशन डायरेक्टली कैसे हो जाता है ये थोड़ी देर में ही पता चल जाएगा हमको। अब तीसरा नाम आता है, या तीसरा टाइप ऑफ ऑपरेशन है बेटा रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी शॉर्ट में क्या कहेंगे? शॉर्ट में कहेंगे रैम। आप बोलेंगे सर ये जो रैम आपने लिखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, और जो हमारे कंप्यूटर में रैम लगी होती है, वो दोनों शब्द ये एक ही हैं? हाँ एक ही हैं। कैसे? समझाता हूं। आपने कभी दिमाग में ये बात नहीं सोची होगी कि हमारे कंप्यूटर में लगी हुई मुख्य मेमोरी, मेन मेमोरी, जिसे रैम कहा जाता है, उसका नाम रैंडम एक्सेस मेमोरी क्यों है? क्यों बोलते हैं उसको रैंडम एक्सेस मेमोरी? तो इसका सिंपल सा मतलब है कि इसमें जो राइट ऑपरेशन होता है वो होगा रैंडमली, और जब डाटा को रीड करने की बात होगी तो वो भी होगा बेटा रैंडमली, यानी कि बिना किसी क्रम से। यानी कि रैंडमली का मतलब होता है बिना क्रम से। जैसे सीक्वेंशियल का मतलब था क्रम से, यहाँ पर कोई भी क्रम फॉलो नहीं हो रहा। जैसे एक लाइव एग्जांपल बताता हूँ आपको। किसी भी है ना क्लासरूम में बच्चे बैठने जा रहे हैं, कोई क्लासरूम है और उसमें बच्चों को बैठने के लिए कहा जाए कि चलो भाई बैठो क्लास में, तो क्या किसी सीट पर है ना बच्चे का नाम लिखा होता है कि तुम यहीं बैठोगे, तुम यहाँ बैठोगे? वो एक अलग बात है। बिल्कुल ही प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो कोई दादागिरी दिखा रहा हो बच्चा कि मैं तो यहीं बैठूंगा, मैं तो इसके पीछे ही बैठूंगा, मैं तो इसके साथ ही बैठूंगा, वो एक अलग बात है। वरना ऐसी दादागिरी जनरली हमें क्लासरूम में नहीं देखने को मिलती। जब क्लासरूम में बच्चे आते हैं तो किसी भी जगह पर जाके बैठ जाते हैं। तो बच्चों का क्लासरूम में किसी भी सीट पर बैठना, दैट इज राइट ऑपरेशन। क्या उन्होंने कोई सीक्वेंस फॉलो किया? नहीं। सारे बच्चे कैसे बैठ गए क्लास में? जहां जगह मिली वहां बैठ गए, यानी रैंडमली बैठ गए, यानी रैंडमली राइट हो गया। ठीक है साहब, सारे बच्चे बैठ गए। अब टीचर आता है क्लास में, टीचर कहता है सारे बच्चों को देख करके आप में से है ना कोई भी, या ऐसा टीचर कहता है कि मैं ना जो कल मैं पढ़ा रहा था मैं पूछने वाला हूँ उसके बारे में। तो सारे बच्चे बोल रहे हैं कि हाँ सर पूछ लो, कल जो आपने पढ़ाया था वो सब याद है हमें। तो टीचर कहता है कि आप में से है ना आप आ जाओ और आओ सामने खड़े होकर सबको बताओ कि मैंने कल क्या बताया था। तो सारे बच्चों में से किसी भी व्यक्ति को या किसी बच्चे को उठा लेना, ये भी तो रैंडमली हो गया। ऐसे थोड़ी था कि टीचर है ना सबको सीक्वेंस पूछ रहा है कि भाई इस क्लास में सबसे पहला जो बच्चा बैठा हो वहां से बताना शुरू करो, ऐसा नहीं है। वो किसी से ही पूछ ले रहा है, जिसको पता हो बता दो। तो इसका मतलब रैंडमली रीड करना, यानी टीचर ने क्लास में किसी भी बच्चे को बिना किसी क्रम से चूज किया, इसका मतलब रैंडमली रीड करना कहलाता है। बताओ जी, समझ में आ गई बात या नहीं? तो रैंडम एक्सेस मेमोरी यानी रैम की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो उस रैम के अंदर राइट एंड रीड दोनों ही ऑपरेशन है ना बिना किसी क्रम से हो रहे होते हैं, इसलिए इसका नाम है रैंडम एक्सेस मेमोरी। बताओ जी, समझ में आ गई बात या नहीं? तो आप बोलेंगे सर रैंडम एक्सेस मेमोरी का उदाहरण या एग्जाम्पल क्या है? तो आंसर है रैम। खुद रैम ही उदाहरण है इसका। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए।
समझ में आ गया सभी को? ठीक है जी। तो ये था टाइप ऑफ ऑपरेशन जो मैंने अभी आपको समझाया। अब देखिए हम है ना जितनी भी ये डिवाइसेस हैं, इन सभी डिवाइसेस को ना प्राइमरी और सेकेंडरी के फॉर्म में भी देखते हैं। कई बार तो क्वेश्चन है ना बहुत बेसिक फंडामेंटल सा ऐसा भी पूछा जाता है कि बताओ इनमें से प्राइमरी मेमोरी कौन सी है, सेकेंडरी मेमोरी कौन सी है। तो इनका क्या मीनिंग है वो भी समझते हैं, ठीक है। बट इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे अगर आपको ये कहा जाए या आपसे पूछा जाए कि टोटल मिला के स्टोरेज डिवाइसेस को या मेमोरीज को कितने भाग में डिवाइड किया जाता है, तो इसका आंसर है बेटा 2। 2 पार्ट में आप डिवाइड कर सकते हैं और कुछ इस तरीके से कैटेगरी बनाएंगे। पहली कैटेगरी का नाम रखेंगे प्राइमरी मेमोरी और दूसरी कैटेगरी का नाम रखेंगे सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है भाई। सेकेंडरी मेमोरी को है ना एक दूसरे नाम से भी बोला जाता है, दैट इज ऑक्स, ये शॉर्ट में कहा जाता है। बाकी इसका पूरा नाम होता है ऑक्सिलरी मेमोरी, ये नाम दिया जाता है। हिंदी में अगर कहना तो द्वितीयक कह सकते हैं आप, द्वितीयक मेमोरी। बट प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी का मीनिंग क्या है भाई, ये समझना है हमको। देखो अगर हम किसी उत्तर भारतीय फैमिली में रहते हैं, यानी कि नॉर्थ इंडियन फैमिली की बात कर रहा हूं मैं, तो वहां पर जब भी खाने की बात होती है तो सबसे पहले कौन से नाम लिए जाते हैं? तो आप बोलेंगे सर नॉर्थ इंडियन फैमिली में सबसे पहले रोटी और सब्जी की बात होती है, चपाती और सब्जी के, यही दो है ना चीजें जो खाने में सबसे पहले बनती है नहीं? आप बोलेंगे सर नॉर्थ इंडियन फैमिली में चावल वगैरह भी खाते हैं, हाँ तो चावल ले लीजिए, जिनको चावल ज्यादा पसंद है और हर टाइम पे चावल या राइस खाने उनको, तो वो रोटी की जगह राइस को कंसीडर कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल सेट कर रहा हूँ इसलिए रोटी और सब्जी बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मैं अपने परिवार की बात करूँ तो हमारे भी परिवार में जब भी खाना बनता है तो रोटी सब्जी सबसे पहले बनेगी, उसके बाद है ना बात की चीजें हैं बने या ना बने, ठीक है जी। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि रोटी और सब्जी यानी कि चपाती और सब्जी प्राइमरी फूड हो गया, ये तो बनना ही है। अब खाने के केस में ना बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि सलाद भी, सैलेड भी खाया जाता है, अचार यानी पिकल भी खाया जाता है, कुछ लोग खाने में दही का इस्तेमाल भी करते हैं, कर्ड का, कुछ लोग है ना खाने में पापड़ वगैरह भी खाते हैं, और कुछ लोग खाने के बाद है ना डेजर्ट यानी मिठाई भी खा लेते हैं, है ना। तो ये सारी चीजें भी तो खाने की हैं। अब क्या ऐसा कभी हो सकता है कि जब खाने की बात चल रही हो और कोई है ना 1 किलो 1 kg अचार लाकर यानी पिकल ला के रख दे आपके सामने और कोई बोले खा लो भाई पेट भर लो इससे, हो सकता है? हाँ बोलेंगे सर खाने की चीज है इसलिए दी गई है, तो खाने की चीज है तो ऐसे थोड़ी दे दोगे कि एज ए प्राइमरी फूड खा ले वो। किसी को सलाद खाना है तो उसको है ना एक प्लेट भर के सलाद दे दिया और कह दिया खा लो भाई पेट भर लो इससे, तो प्राइमरी फूड के नाम पर है ना आप सलाद को थोड़ी दे देंगे। या फिर मिठाई ला के दे दी पूरी प्लेट भर के और क्या भाई खाना खा लो, तो मिठाई खाना थोड़ी होता है, प्राइमरी फूड थोड़ी है। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो प्राइमरी पर्पज से यूज की जाएंगी, कंजप्शन किया जाएगा उनका, है ना, वो खाना ही है उन्हें सबसे पहले, फिर बाद की जितनी चीजें वो सेकेंडरी हैं। मतलब उन्हें खाओ या मत खाओ आपकी मर्जी है। मेरी मर्जी है कि मैं मिठाई खाऊं ना खाऊं, नहीं खाना नहीं खा रहा। मेरी मर्जी है कि मैं ना अचार खाऊं या नहीं खाऊं, मैं नहीं खा रहा। तो इसलिए ना कुछ चीजें सेकेंडरी फूड कहलाती हैं, जिनको आप यूज करना चाहते हैं तो करिए, या जब उन्हें यूज करना हो तब करिए। तो उसी तरीके से ना हमारे कंप्यूटर के अंदर मेमोरी का भी खेल होता है कि कुछ मेमोरी तो चाहिए ही चाहिए, अगर वो नहीं हुई तो फिर कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, तो उन्हीं को यहाँ पर प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। जैसे कुछ देर पहले ही मैं आपको बता रहा था कि हमारे कंप्यूटर में 2 मेमोरी ऐसी हैं जिनका होना बेहद जरूरी है, वरना कंप्यूटर स्टार्ट ही नहीं होगा, और वो है बेटा रैम और रोम। ठीक है जी, रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी। तो इन्हीं दोनों मेमोरी को कंप्यूटर में प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। अब कुछ लोकल राइटर किताबें अगर आप पढ़ेंगे तो उसमें ये आंसर गलत मिल जाएगा आपको, जिसमें ये कह सकता है कि प्राइमरी मेमोरी केवल रैम होती है, या कुछ और भी उल्टा सीधा लिखा हुआ मिल सकता है, क्योंकि लोकल राइटर किताबों में कंप्यूटर के रिगार्डिंग ऑथेंटिकेट डेटा लिखा हो ऐसी जरूरत, मतलब ऐसा जरूरी नहीं है, उसमें कुछ भी लिख देता है। ठीक है। तो प्राइमरी मेमोरी की जब बात होगी तो 2 नाम आएंगे हमारे सामने, रैम और रोम। ठीक। जब रैम की बात होती है तो इसमें भी है ना 2 मेनली नाम आते हैं, एक नाम आता है डी रैम और एक एस रैम यानी स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। खैर इन दोनों शब्दों के बारे में ना मैंने आपको सबसे पहले वाले चैप्टर में भी बताया था, थोड़ा बहुत ही बताया होगा बट बताया था कि डी का मतलब यहाँ डायनेमिक रैम होता है और एस का मतलब यहाँ पर स्टैटिक रैम होता है। इसके बाद रीड ओनली मेमोरी में भी कई नाम आते हैं, जैसे पी रोम, इसको प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। फिर नाम आता है ई पी रोम, जिसको इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। फिर नाम आता है डबल ई पी रोम, जिसको इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी कहा जाता है। और फिर डबल ई पी रोम का ही एक नेक्स्ट लेवल पर वर्जन और बनाया गया है, जिसको फ्लैश डबल ई पी रोम कहा जाता है, या फिर कई बार आपने इसको फ्लैश मेमोरी लिखा हुआ भी देखा होगा। ठीक है बेटा। तो ये है ना रोम के कैटेगराइजेशन होते हैं, या रोम के आगे के पार्ट कह सकते हैं इनको, जिसमें पी रोम, ई पी रोम, डबल ई पी रोम, ये सब नाम आ जाते हैं। ठीक है जी, नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। ठीक। अब हम बात करते हैं सेकेंडरी मेमोरी। जैसे कि मैंने बताया ना कि खाने के केस में भी प्राइमरी फूड हो सकता है, सेकेंडरी फूड हो सकता है, तो ऐसे ही हमारे कंप्यूटर में सेकेंडरी मेमोरी भी है, यानी कि इनकी आवश्यकता, इनकी जरूरत हमें पड़ेगी तो हम इन्हें यूज करेंगे, नहीं है तो नहीं कर रहे। जैसे क्या हो सकते हैं?
तो सबसे पहले तो ऐसा देखिए कि हमने सेकेंडरी मेमोरीज को है ना दो पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहली कैटेगरी का नाम दिया है सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी, या फिर आप इनको सीक्वेंशियल मेमोरी भी कह सकते हैं। और अब आप समझ गए होंगे कि सीक्वेंशियल मेमोरी का इकलौता एक ही एग्जाम्पल है, और वो है मैग्नेटिक टेप, जिसको हिंदी में चुंबकीय टेप के नाम से बोला जाता है। इसके बाद है ना दूसरी कैटेगरी बनाई हुई है यहाँ पर डायरेक्ट मेमोरी, या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी भी कह सकते हैं, ठीक है, जिसको जंप एक्सेस के नाम से भी बोला जाता है। यानी कि भाई डायरेक्टली आप किसी लोकेशन तक पहुंच सकते हैं मेमोरी की, तो इसका मतलब जंप करना ही हो गया। तो जंप एक्सेस या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी में बेसिकली तीन कैटेगरी बना दी है, ठीक है। ये तीनों कैटेगरी के नाम रखे गए कुछ इस तरीके से। पहली कैटेगरी को बोलते हैं मैग्नेटिक डिस्क, और मैग्नेटिक डिस्क के अंदर दो एग्जांपल आएंगे, एक है फ्लॉपी डिस्क ड्राइव और दूसरा हार्ड डिस्क ड्राइव। दूसरी कैटेगरी बना दी गई है ऑप्टिकल डिस्क की। अब आप ये मत बोलिएगा कि सर ऑप्टिकल डिस्क में डिस्क की स्पेलिंग आपने DISC लिखी है और मैग्नेटिक डिस्क में डिस्क की स्पेलिंग DISK लिखी है, तो ऐसा क्यों? बेटा दोनों का मतलब सेम ही होता है, स्पेलिंग अलग अलग है। आप बोलेंगे सर ऐसे कैसे हो सकता है? हो सकता है बेटा, जरूरी नहीं है। देखो, कलर और कलर, इन दोनों में से कलर की स्पेलिंग कौन सी सही है बताओ? कलर जिसे हिंदी में रंग कहा जाता है, कौन सी स्पेलिंग सही है? COLOR सही है या COLOUR सही है? बताओ। एक बच्चे ने लिखा है सर मैं अभी आया हूं तो कितने पेज छोड़ दूं? अरे कोई पेज वेज मत छोड़िए, आप आराम से बाद में देख लेना, बाद में लिख लेना। अभी केवल आप सुन लीजिए जो पढ़ा रहा हूँ। जी बिल्कुल, एक बच्चे ने आंसर दिया USA और UK। USA UK मतलब मैं देश के नाम थोड़ी पूछ रहा था, मैं तो ये पूछ रहा था कि इनमें से कलर का जो स्पेलिंग है वो कौन सा सही है। तो आंसर है बोथ, दोनों ही सही है बेटा। देखो COLOR ये भी है ना कलर, जिसे हिंदी में रंग कहते हैं, और COLOUR ये भी कलर, जिसे हिंदी में रंग कहा जाता है। पर अंतर क्या है, ये प्रीति ने एकदम सही बताया था। वैसे ये जो सबसे ऊपर जो कलर लिखा है ये अमेरिकन इंग्लिश में इस्तेमाल में लाया जाता है, और जो ब्रिटिश इंग्लिश है, जिसको UK भी कह सकते हैं, यूनाइटेड किंगडम कह सकते हो, या अंग्रेजों वाली जो इंग्लिश है जो हम लोग इंडियंस यूज करते हैं, उसमें COLOUR लिखा जाता है। ठीक है, तो दोनों स्पेलिंग अलग अलग लिख दी गई हैं, बट मीनिंग दोनों का सेम ही है। ऐसे यहाँ पर होता है बेटा, डिस्क दोनों स्पेलिंग सही है, और दोनों डिस्क का मतलब एक ही है, गोल तश्तरी या गोल प्लेट। ठीक है, यहाँ पर ये तीनों एग्जाम्पल आ जाएंगे, जैसे कि CD, दूसरा एग्जाम्पल DVD, और तीसरा एग्जाम्पल BRD यानी कि ब्लू रे डिस्क। और तीसरी जो कैटेगरी यहाँ पर बनाई गई है वो है इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस की। ठीक है, इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस, जिसमें ये तीनों नाम आ जाएंगे, USBFD यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस फ्लैश ड्राइव, जिसको पेन ड्राइव भी कहा जाता है। फिर इसके बाद आ जाएगा मेमोरी कार्ड, और तीसरा एग्जाम्पल आ जाता है SSD यानी कि सॉलिड स्टेट ड्राइव। नोट कर लीजिए इसको। तो जब ये कहा या पूछा जाए कि बताओ कंप्यूटर में स्टोरेज डिवाइसेस को या मेमोरीज को कितने पार्ट में ब्रेक किया जाता है, तो आप बोलेंगे दो पार्ट में। कौन कौन से दो पार्ट हैं? प्राइमरी और सेकेंडरी के नाम से। सेकेंडरी को ऑक्सिलरी के नाम से भी बोला जाता है। आपने देखा है अपने कार के म्यूजिक सिस्टम में ऐसा ऑक्स लिखा हुआ आता है, AUX ऑक्स, वो एक शॉर्ट फॉर्म होता है ऑक्सिलरी का। और ऑक्स का या ऑक्सिलरी का मतलब ही होता है सेकेंडरी, यानी कार का अपना म्यूजिक सिस्टम जो लगा हुआ है, उसमें बाहर से आप कुछ भी लगा रहे हैं, जैसे आप पेन ड्राइव लगा रहे हो या CD VD लगा रहे हो, जिससे ना कार के म्यूजिक सिस्टम को डाटा मिले और वो उसे प्ले कर दे, तो इसलिए वहां पर ऑक्स लिखा हुआ आ जाता है। समझ में आ गई बात? तो ये है हमारे कंप्यूटर की स्टोरेज डिवाइसेस का कंप्लीट कॉन्सेप्ट, जो मैंने अभी आपको समझाया। अब देखो बेटा, ये चल रहा है कंप्यूटर हार्डवेयर वाला चैप्टर। इस हार्डवेयर वाले चैप्टर में स्टोरेज डिवाइसेस के बारे में हमें समझना है, ठीक है। तो यहाँ पर है ना सेकेंडरी स्टोरेज वाले पार्ट को समझेंगे केवल। आप बोलेंगे सर ये नहीं पढ़ाओगे, प्राइमरी पढ़ाऊंगा। क्योंकि ऐसा होता है कि हमें कंप्यूटर मेमोरीज के बारे में भी पढ़ना है। अब कंप्यूटर मेमोरी नाम से ना हमने एक चैप्टर ही बना दिया है, मैंने एक कंप्यूटर मेमोरी नाम का चैप्टर बना दिया आपका, जिसमें रैम और रोम के साथ साथ मैं आपको वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स मेमोरी के बारे में भी पढ़ा देता हूं। इसलिए सेकेंडरी मेमोरी वाला जो पार्ट है, इसको तो हम कंप्यूटर हार्डवेयर वाले चैप्टर में पूरा कर लेंगे, और बाकी रैम रोम को लेकर चले जाएंगे हम अगले वाले चैप्टर में, जिसका नाम होगा कंप्यूटर मेमोरी, जिसमें रैम रोम के साथ साथ तीन मेमोरी और पढ़ लेंगे, कि वर्चुअल मेमोरी, कैशे मेमोरी और रजिस्टर्स मेमोरी। समझ में आ गई बात? चलिए इसे नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। मतलब कोई ये ना कहे कि सर कंप्यूटर हार्डवेयर में आपने सेकेंडरी वाला करा दिया और मैं प्राइमरी वाला क्यों नहीं करा रहे हो, तो वो फिर अगले चैप्टर में चला जाएगा। इज दैट क्लियर और नॉट? ठीक है जी। तो अब फाइनली है ना हम सेकेंडरी वाले को डिस्कस करेंगे, और एक एक करके सभी के बारे में जानकारी देता जा रहा हूं। आप सुनते जाइए, समझते जाइए, लिखते जाइए, और कोई डाउट है तो पूछते जाइए। चलिए, तो हेडिंग डालिए, दैट इज सेकेंडरी स्टोरेज। सेकेंडरी स्टोरेज, स्टोरेज लिख लो या मेमोरी लिख लो, है ना, एक ही बात है, यानी कि द्वितीयक भंडारण।
और सेकेंडरी स्टोरेज में भी सबसे पहले हम किस कैटेगरी को डिस्कस करेंगे, सीक्वेंशियल एक्सेस वाली को। तो ऐसे लिख लीजिए सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। ठीक है बेटा। अब सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी के अंदर मैंने आपको बताया था कि यहां पर राइट ऑपरेशन कैसे होगा, राइट ऑपरेशन होता है बेटा सीक्वेंस में या सीक्वेंशियली होगा। ठीक है। और जब इसमें से डेटा को निकाले जाने की बात होगी तो वो भी सीक्वेंशियली ही होगा, यानी कि क्रम से होगा। दोनों ही ऑपरेशन हमारे यहाँ पर क्रम से होते हैं, इसलिए हम इसको क्या बोल देते हैं, सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी कह देते हैं। और इसका एग्जांपल क्या है, तो इसका एग्जांपल होता है बेटा मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप से संबंधित जितने भी बातें हैं उनको समझते हैं। और यहाँ पर मैं ये भी बताऊंगा कि किस पेपर में इससे संबंधित क्वेश्चन अभी तक पूछा जा चुका है। देखो, बहुत ज्यादा पुरानी बात नहीं करते, बिल्कुल रिसेंटली बात करते हैं। लास्ट ईयर एसएससी सीजीएल मेंस का जो पेपर हुआ था, जो अभी फिर से होने जा रहा है, उसमें मैग्नेटिक टेप को लेकर क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। और बाकी जो स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम्स होते हैं ना, उनमें भी अक्सर ये सीक्वेंशियल वाला क्वेश्चन मिल जाता है हमको। अब देखो, सीधी सी बात है कि मैग्नेटिक टेप का कॉन्सेप्ट क्या है, समझना इस बात को। बेसिकली है ना, हमें ये मैग्नेटिक टेप कुछ इस तरीके से देखने को मिलती है, यानी कि वही रील जो वीसीआर की कैसेट में या फिर ऑडियो कैसेट में हमें मिली थी। आपने ना, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने इस ऑडियो कैसेट को देखा है? पहले तो यस लिखकर बताइए। कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑडियो कैसेट वगैरह देखी हैं, जो टेप रिकॉर्डर वगैरह में लगाई जाती थी, है ना, गाने सुनने के लिए। टी सीरीज वगैरह की जो कैसेट्स आती थी पहले, वो कितने लोगों ने देखी है या यूज की है? काफी सारे लोगों ने देखी है। चलिए, अच्छी बात है। आपने पता है एक चीज करके देखी थी उसमें, जैसे कई बार क्या करते थे, उस कैसेट में से रील को बाहर निकाल देते थे, या निकल जाती थी वो किसी कारणवश, तो फिर उस रील को अंदर करना पड़ता था। तो कुछ लोग है ना, ऐसे जो हमारी लास्ट वाली फिंगर होती है, इससे करके उसे अंदर कर देते थे, ऐसे घुमाते रहते थे, वो रील वापस अंदर चली जाती थी। या फिर एक पेन आता है रेनॉल्ड्स का, जिसमें ब्लू कलर का कैप होता है, नीचे व्हाइट कलर की बॉडी होती है पेन की। वो सबसे सही पेन था। उस पेन को है ना, उस कैसेट में अंदर फंसाया और ऐसे घुमाते रहिए, रील अपने आप ही पूरी की पूरी है ना अंदर चली जाती थी। तो वो जो मैग्नेटिक टेप है ना हम इस्तेमाल करते थे, या वो रील जो हम यूज कर रहे थे ऑडियो कैसेट में, उसका कॉन्सेप्ट समझते हैं। वो एक फिल्म जैसी दिखाई देती है ना। लगता तो ऐसा है कि प्लास्टिक की होगी, बट वो प्लास्टिक की नहीं होती, एक फिल्म होती है। मतलब प्लास्टिक कंटेंट का उसमें है ना, हो सकता है इस्तेमाल किया जा रहा हो, बट एग्जैक्टली प्लास्टिक नहीं होती वो। बट वो जो भी फिल्म बनाई गई है ना, उसके ऊपर है ना एक मटेरियल की लेयर चढ़ा दी जाती है। कौन सा मटेरियल होता है, कौन सी धातु होती है, उसे बेसिकली फेरो मैग्नेटिक मटेरियल कहा जाता है। एक शब्द हम इस्तेमाल करते हैं, फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। ये बेसिकली एक विशेष प्रकार की धातु होती है, और इस धातु की एक लेयर है ना इस टेप के ऊपर चढ़ा दी जाती है ना। और जैसे ही फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर इसके ऊपर चढ़ा देंगे, अब अगर हमने इसके ऊपर मैग्नेटिज्म अप्लाई किया, अगर हमने इसके ऊपर मैग्नेटिज्म अप्लाई किया, तो वो मैग्नेटिज्म यहाँ पर एब्जॉर्ब हो जाता है। ये उसी तरीके से समझ लीजिए जैसे आपके पास कोई पेचकस है, स्क्रू ड्राइवर, और आप उसे ना चुंबक पे या मैग्नेट पे रगड़ दो, और फिर लोहे के पेच को अगर आप पकड़ेंगे तो चिपके हुए चले जाते हैं ना, उसमें करके देखा ही होगा आपने। तो वो पेचकस है ना, धीरे धीरे क्या करता है, अपने इस प्रॉपर्टी को खत्म कर देता है। यानी कि 10-15 दिन 20 दिन बाद है ना, फिर अगर आपको पेच पकड़ना है तो छूट जाएगा वहां। बट कुछ ऐसे भी पेचकस आते हैं जिसमें ना आप पेच को चिपका दो, चिपका ही रहता है, हमेशा काम करते रहते हैं वैसे। क्यों? क्योंकि उसमें फेरो मैग्नेटिक मटेरियल इस्तेमाल में लाया जा रहा होता है ना। और फिर उसे चुंबक के कांटेक्ट में ले आओ, बस उसके बाद फिर वो हमेशा लोहे की चीजों को पकड़ता रहेगा। ठीक है ना। चलो, इस पे वापस आ जाते हैं। तो बेसिकली हमें ये समझ में आया कि मैग्नेटिक टेप के ऊपर है ना एक फेरो मैग्नेटिक मटेरियल की लेयर चढ़ी होती है, और इस जो मैग्नेटिक टेप है, इसके अंदर है ना हम बेसिकली कुछ स्ट्रक्चर देखते हैं ऐसे। यानी कि इसके अंदर पहले ऐसे कुछ रोज यानी कि पंक्तियां बनी हुई हमें दिखाई दे, मतलब दिखेंगी तो नहीं, होती हैं अंदर। कोई अगर ये कहना चाहे कि सर यहाँ पर ये जो रोज आपने बनाई है यानी पंक्तियां, ये हम देख सकते हैं, तो हमें अपनी आंखों से ऐसे नहीं देखने को मिलेंगी, वो अंदर बनी होती है। और इसके बाद भी है ना, ये जो पंक्तियां आपको दिख रही हैं, उनके भी है ना छोटे छोटे ऐसे पार्ट्स होते हैं, मतलब कॉलम टाइप के यहाँ पर बने होंगे। फिर इनके अंदर जो डब्बे डब्बे आपको दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पर होता है हमारा डेटा, और वो अप्लाई होता है मैग्नेटिज्म के द्वारा। यानी कि इन डब्बों के अंदर मैग्नेटिज्म अप्लाई किया जाता है, चुंबकीय करण अप्लाई किया जाएगा, जिसके या ऐसे बोलिए कि चुंबकीय करण के रूप में ही डाटा यहाँ पर स्टोर कराया जा रहा होता है। ऐसे समझ लो कि मैंने ना यहाँ पर मैग्नेटिज्म अप्लाई कर दिया इस वाले डब्बे में। ये वैसे ही है जैसे उस पेचकस को चुंबक पर रगड़ दो तो मैग्नेटिज्म आ जाता है ना, वहां पर चुंबकीकरण अप्लाई हो जाता है। तो ऐसे ही समझ लो कि मैंने इस वाले डब्बे को मैग्नेटाइज कर दिया है। फिर इसके बाद है ना इस वाले डब्बे को मैग्नेटाइज करेंगे, फिर इसके बाद इस वाले डब्बे को मैग्नेटाइज करेंगे। आप बोलेंगे सर ऐसा ही सीक्वेंस फॉलो होता है क्या? हाँ, तभी तो नाम है इसका सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी। तो बेसिकली हम जब राइट ऑपरेशन यहाँ पर कर रहे होते हैं, या इन डब्बों को मैग्नेटाइज कर रहे होते हैं, तो एक सीक्वेंस फॉलो हो रहा होता है यहाँ पर। तो इस मैग्नेटिक टेप में डाटा को राइट करने के समय पर एक सीक्वेंस अगर फॉलो किया जाएगा, तो इसका राइट ऑपरेशन कैसा कहलाएगा? सीक्वेंशियली। यस और नो?
यस, तो इस तरीके से डाटा हमारा राइट होता है इसके ऊपर, यानी कि राइट ऑपरेशन कैसा हो गया, सीक्वेंशियली। ठीक। अब सुनिए, जब आप उस मैग्नेटिक टेप वाली कैसेट को प्लेयर में लगाते हैं, ठीक है, तो बेसिकली सबसे शुरुआत वाली जो पोजीशन है, इसी के ऊपर है ना आ जाता है टेप रीडर। यहां बेसिकली एक टेप रीडर लगा होता है। आपको याद है जब मैं इनपुट डिवाइसेस के बारे में आपको बता रहा था, तो मैंने टेप रीडर भी बताया था आपको कि जो ऑडियो कैसेट पहले चला करती थी, उनको जब प्लेयर में लगाते थे तो एक बटन दबाना पड़ता था प्ले के नाम से। उस प्ले वाले बटन के नीचे ही लगा होता था टेप रीडर, जो उस घूमती हुई मैग्नेटिक टेप से डाटा को रीड करता था। तो रीड करने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं, इनपुट डिवाइस। तो टेप रीडर क्या हो गया, इनपुट डिवाइस। फिर ये डाटा भेज दिया जाता है स्पीकर को, तब जाके स्पीकर से आवाज़ आती है, गाने सुन पाते हैं हम लोग, है ना। तो यहाँ लगा होता है बेसिकली टेप रीडर, बिल्कुल शुरुआत पोजीशन पे, जो इस मैग्नेटिक टेप से इस डाटा को रीड करने का काम करेगा। समझ में आ गई बात। बट ये ध्यान रखना है हमें कि ये टेप रीडर जो डाटा को रीड करने का काम करेगा, ये अपनी जगह पर फिक्स होता है, एक फिक्स पोजीशन पे लगा रहता है, ये मूव नहीं करता। तो अगर जो चीज रीड करने वाली है वही आपने फिक्स कर दी, तो सीधी सी बात है, फिर तो इस मैग्नेटिक टेप को ही आपको आगे पीछे करना पड़ेगा, कोई तरीका ही नहीं है। तरीका तो ये अच्छा होता कि वो जो मैग्नेटिक, ये जो टेप रीडर है जो डाटा को रीड करने वाला है, यही मूव कर जाता, यही अगर आगे पीछे घूम जाता तो हम डायरेक्टली उस लोकेशन पर भी पहुंच सकते थे जहां हमारा डेटा पड़ा हुआ है। बट यहाँ तो कुछ है ही नहीं, ये तो फिक्स कर रखा है आपने, इसके नीचे होके मैग्नेटिक टेप को निकालते हो। समझ में आ रहा है। इसीलिए अगर सपोज दैट कि आप इस वाले पोजीशन के डाटा को रीड कर रहे हैं और फिर आपको ये वाली पोजीशन वाले डाटा को रीड करना है, तो आपके पास कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। आप जल्दी जल्दी बीच की मैग्नेटिक टेप को निकालेंगे, तब जाके उस लोकेशन पे पहुंचेंगे जहां पर आपका डिजायर डेटा पड़ा हुआ है। अब बात समझ में आ गई या नहीं। तो इस तरीके से जो रीड ऑपरेशन है वो भी कैसे हो रहा है, सीक्वेंशियली। यानी हमें अपने डिजायरेबल डाटा तक, यानी नेक्स्ट डाटा तक पहुंचने के लिए भी डायरेक्ट कोई मेथड नहीं दे रखा, वहां पर भी हमें सीक्वेंस में ही पहुंचना पड़ेगा। समझ में आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि टेप रीडर तो अपनी जगह पर फिक्स रहेगा, ये जो बीच की रील है, ये यहाँ अभी यहाँ पर है मान लो, तो यहां तक जाने के लिए ये जो बीच का पोर्शन है इसे हमें इधर खिसकाना पड़ेगा, और जब हम ये इधर खिसकाएंगे तो ये वाला पॉइंट आ जाएगा फिर इसके नीचे, तो ये रीड कर लेगा। यानी मुद्दे की बात ये समझ में आई हमें यहाँ पर कि अगर हम रीड राइट करेंगे तो दोनों ही ऑपरेशन सीक्वेंस में ही करना पड़ेगा और कोई तरीका नहीं है। समझ में आ गई बात। तो ये है कुछ मैग्नेटिक टेप का कॉन्सेप्ट। अब आ जाते हैं एग्जाम में जो क्वेश्चन पूछा गया उसकी तरफ। देखो भाई, आपको है ना इस मैग्नेटिक टेप में जो रोज दिखाई दे रही हैं, यानी कि पंक्तियां, तो उनको बेसिकली हॉरिजॉन्टल रोज कह सकते हैं आप, हॉरिजॉन्टल रोज। हिंदी में अगर कहना है तो क्षैतिज पंक्तियां कह देते हैं इनको। हॉरिजॉन्टल शब्द को क्षैतिज कहते हैं और रो को पंक्तियां कहते हैं। ठीक है बेटा। तो ये जो हॉरिजॉन्टल रोज आपके सामने दिखाई दे रहे हैं, इनको बेसिकली यहाँ पर ट्रैक के नाम से बोला जाता है। क्या बोलते हैं, ट्रैक्स कहते हैं। तो यही क्वेश्चन है ना एसएससी सीजीएल लास्ट ईयर मेंस वाले पेपर में पूछा गया था कि किसी मैग्नेटिक टेप के केस में हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहा जाता है। तो आंसर था ट्रैक कहा जाता है। और ये जो वर्टिकल आपको दिखाई दे रहे हैं, वर्टिकल कॉलम्स, ठीक है, जिनको हिंदी में ऊर्ध्वाधर स्तंभ कहा जाएगा, ऊर्ध्वाधर स्तंभ, ये क्या कहलाता है, इनको बेसिकली इनको बोल देते हैं फ्रेम, इनको फ्रेम्स कह देते हैं। एक नाम और भी होता है ट्रैक को, है ना चैनल भी बोल देते हैं। ट्रैक्स को चैनल के नाम से भी बोल दिया जाता है, ट्रैक्स कह दो या चैनल कह दो। और जो वर्टिकल कॉलम्स आपको दिखाई दे रहे हैं उनको फ्रेम के नाम से बोल दिया जाता है। नोट कीजिए बेटा, कोई डाउट है तो पूछिए। अब मेरा है ना आपसे एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का सही आंसर आप लोगों को देना है और सोच समझ के दीजिएगा, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है आप लोगों से, मुझे ये बताओ कि अगर हम सीक्वेंशियल एक्सेस मेमोरी की बात कर रहे हैं, अगर हम मैग्नेटिक टेप की बात कर रहे हैं, तो ये जो डब्बे डब्बे आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं, क्या इनको कोई नंबर, कोई एड्रेसिंग देना जरूरी है। जैसे मान लो किसी कॉलोनी या सेक्टर की हम बात करें तो उसमें हर एक घर का एक नंबर होता है, मकान नंबर होता है। ऐसे है ना हमारे कंप्यूटर में भी हर एक मेमोरी के अंदर मेमोरी लोकेशंस होती हैं, उनका अपना एक नाम होता है, अपना एक नंबर होता है हर एक मेमोरी लोकेशन का। तभी तो पता चलेगा कि डाटा इस लोकेशन पे पड़ा हुआ है, इस नंबर वाली लोकेशन पे पड़ा हुआ है। तो हमारे कंप्यूटर में जो मेमोरीज होती हैं उसमें हर एक मेमोरी लोकेशन का अपना एड्रेस, नाम, एड्रेस नंबर, कुछ ना कुछ तो होगा ही। तो इसी तरीके से मैग्नेटिक टेप में ये जो लोकेशंस बनी हुई हैं, डब्बे डब्बे बने हुए हैं, इनका कोई एड्रेस या नाम होना जरूरी है या नहीं। ये बताओ नॉलेज से क्या लगता है आपको।
वेरी गुड। ज्यादातर लोगों ने ना सही आंसर दिया है और आंसर है नो, यानी एक बच्चे ने लिखा है क्योंकि सीक्वेंशियल होता है इसलिए एड्रेस देने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल सही लिखा बेटा आपने, और ज्यादातर लोगों ने सही आंसर दिया है। देखो यहां पर है ना किसी भी प्रकार की कोई एड्रेसिंग नहीं होगी, तो पहला पॉइंट तो ये याद रखना है, दूसरा पॉइंट ये याद रखना है, और तीसरा पॉइंट ये है कि नो एड्रेसिंग रिक्वायर्ड। नो एड्रेसिंग रिक्वायर्ड हिंदी में कहा जाएगा कि किसी भी प्रकार की एड्रेसिंग की कोई आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, अब इसको समझा देता हूं। देखो जी, अगर मान लो बैंक में आप जाएं पैसा जमा करने या निकालने, तो जिस विंडो या खिड़की पर है ना क्लर्क बैठा हुआ है जहां पैसे निकाले या जमा करे जा रहे हैं, वहां अगर लोग लाइन लगा के खड़े हो जाएं, तो क्या किसी व्यक्ति को कोई टोकन नंबर देने की आवश्यकता है? मतलब हर व्यक्ति को अपने हाथ में एक टोकन नंबर दे दें, क्या जरूरी है? नहीं। देखो पहले तो ये ध्यान रखना कि लोगों का लाइन में खड़ा होना ये राइट ऑपरेशन है, और लोगों का लाइन में से बाहर निकल जाना ये रीड ऑपरेशन है। तो मतलब मुझे बताइए कि अगर लोग है ना लाइन में एक के पीछे एक खड़े हुए हैं, तो क्या उन्हें किसी प्रकार का कोई नंबर, टोकन नंबर ऐसा देने की जरूरत है? नहीं। कोई एड्रेसिंग देने की जरूरत नहीं है, कोई नंबर देने की जरूरत नहीं है, ना तो राइट ऑपरेशन में ना रीड ऑपरेशन में। क्यों? क्योंकि लोग सब सीक्वेंस में खड़े हैं, लाइन में खड़े हैं। किसी नंबर या एड्रेस देने की जरूरत तो तब पड़ती है जब कोई सीक्वेंस फॉलो ना हो रहा हो। समझ में आ गया? जैसे आप किसी बैंक की मेन ब्रांच में चले जाओ, कोई मेन ब्रांच हो आपके शहर में, हर एक बैंक की एक मेन ब्रांच जरूर होगी, वहां होती है, बहुत ज्यादा स्पेस भी होता है, भीड़ भी होती है, लोग बहुत आते हैं वहां पर पैसा जमा करने या निकालने। तो वहां हमने नोटिस किया ये बात कि वहां वेटिंग एरिया बना देते हैं, सीट डाल देते हैं कि भैया आपको बैठना है तो बैठ जाओ, और वहां पर लोग लाइन नहीं लगाते हैं। वहां जैसे बैंक के अंदर घुसते हैं ना, तो उनको एक टोकन नंबर पकड़ा दिया जाता है, कहते हैं बैठ जाओ भी वेटिंग एरिया में। जब आपका टोकन नंबर की आवाज आ जाए या टोकन नंबर दिख जाए आपको, तभी वहां पर काउंटर पे पहुंचना, पैसे जमा करना है, निकालना। तो लोग अपने अपने टोकन नंबर लेके इधर उधर कहीं भी बैठ जाते हैं जहां उन्हें मन कर रहा है, और जैसे टोकन नंबर आएगा उठ के चल देंगे। आप समझ में आ रहे हैं? तो एड्रेसिंग की या टोकन नंबर की या नंबर देने की आवश्यकता तब पड़ रही है जब सीक्वेंस फॉलो ना हो रहा हो, और जहां सीक्वेंस फॉलो हो रहा है तो वहां किसी भी प्रकार की एड्रेसिंग की आवश्यकता नहीं होगी। अब समझ में आ गई बात? ठीक। और एक लास्ट पॉइंट और यहां पर याद रखिएगा, मैक्सिमम कैपेसिटी यानी कि अधिकतम भंडारण क्षमता। भाई अगर है ना कंप्यूटर के साथ में किसी मैग्नेटिक टेप का इस्तेमाल किया गया होगा, या किया जा रहा हो आज भी, ऐसा हो सकता है कि आज भी इस्तेमाल में कहीं लाई जा रही हो मैग्नेटिक टेप कंप्यूटर के साथ, वैसे चांसेस बहुत कम है। तो इसकी अधिकतम क्षमता अभी तक 10 टेराबाइट की हुई है बस। यानी कि मैग्नेटिक टेप जो मैक्सिमम सबसे बड़ी बनाई गई, वो 10 टेराबाइट का डाटा स्टोर कर सकती थी बस। ठीक है, जैसे मैंने कहा ना कि इंडिया में आज के समय तो कोई ऑडियो कैसेट का इस्तेमाल भी नहीं कर रहा गाने वगैरह सुनने के लिए, बस साउथ कोरिया चले जाओ। और एक यूट्यूबर ने अभी कल ही एक वीडियो डाली है अपने यूट्यूब चैनल पे, वहां देखो साउथ कोरिया में आज भी लोग कैसेट से गाने सुन रहे हैं। तो वैसे ही मैं बोल रहा हूँ कि कहीं हो सकता है आज भी इस्तेमाल में लाई जा रही हो अगर मैग्नेटिक टेप कंप्यूटर के साथ, तो 10 टेराबाइट इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है डाटा को स्टोर करने की। नोट कर लीजिए, कोई डाउट है तो पूछिए। एक लास्ट पॉइंट और, कई बार बहुत बेसिक सा क्वेश्चन जब पेपर में पूछा जाता है तो पूछते हैं कि मैग्नेटिक टेप किस तरीके की मेमोरी है, तो ऑप्शन में ये लिखा हुआ आता है सीक्वेंशियल मेमोरी। या कई बार है ना क्वेश्चन की लैंग्वेज में लिखा दे देते हैं सीक्वेंशियल मेमोरी कौन सी होती है, तो ऑप्शन में मैग्नेटिक टेप लिखा हुआ आता है बस। इससे ज्यादा कहीं कुछ भी नहीं पूछा जाएगा मैग्नेटिक टेप को लेकर। बताइए जी, बात समझ में आ गई या नहीं? ठीक है, तो एक काम करते हैं फिर, आज की क्लास और आज की सभा को है ना यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे और डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी को डिस्कस करना शुरू करेंगे। ठीक है, जैसा कि हमारा मेथड है, 1.25 घंटे की क्लास रखेंगे थ्योरेटिकल, लास्ट के 10-15 मिनट रखेंगे डाउट सेशन के लिए। ठीक है जी, तो आज की क्लास और आज की सभा यहीं पर समाप्त होती है। पूछिए जल्दी से फटाफट फटाफट जो भी डाउट हो आपके। एक बच्चे ने पूछा है सर प्रैक्टिस। बेटा प्रैक्टिस मैंने बताया तो है, आप थ्योरी जो मैं क्लास में आपको पढ़ा रहा हूँ इससे ज़्यादा मत पढ़ो, और प्रैक्टिस के लिए दो चीज़ें फॉलो कर लो, मेरा एक यूट्यूब चैनल और मेरा टेलीग्राम चैनल, बस। इसके अलावा कहीं कुछ करने की ज़रूरत नहीं है मेरे बाबा। एक बच्चे ने लिखा CYMK का फुल फॉर्म क्या होता है, यानी कि आप प्रिंटर की बात कर रहे हैं ना, और इंक जेट प्रिंटर के केस में ना मैंने ये पॉइंट लिखवाया था CYMK। अच्छा चलो मैं आपसे ना एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, फिर आगे मैं डिस्कस करूंगा, ये बता दूंगा। मेरा क्वेश्चन ये है कि इंक जेट प्रिंटर की जो स्पीड है वो मैंने किस में लिखवाई थी आपको? इंक जेट प्रिंटर की जो स्पीड है वो मैंने किस में बताई थी कि किस यूनिट में मेजर करते हैं? तो इसका सही आंसर है बेटा, इंक जेट प्रिंटर की स्पीड मापी जाती है, ओए होए क्या लिख दिया मैंने, दैट इज PPM, है ना, यानी कि पेज पर मिनट। और ये बात आपने भी नोटिस की होगी कि जब आप इंकजेट प्रिंटर को कहीं रखा हुआ देखते हैं तो उसके अंदर यही A4 साइज की जो शीट होती है, वही वाली शीट या कागज लगे होते हैं। तो ये ऐसे काउंट करते हैं कि 1 मिनट में इस प्रिंटर ने कितने पेज को प्रिंट किया है, तो पेज पर मिनट है ना।
अब देखो, एक अभी बच्चे ने मेरे को व्हाट्सएप पर क्वेश्चन भेजा था, कल भेजा था मेरे को, और उसमें ये लिखा हुआ था कि सर एक क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें पूछा गया कि इंकजेट प्रिंटर की स्पीड किस में मेजर करते हैं। और ये वो क्वेश्चन देख रहे थे परीक्षा मंथन की किताब में, और वहां पर पीपीएम की जगह कोई दूसरा आंसर लिख रखा था। तो मैं देखो बेटा हमेशा आप सभी लोगों को ये बोलता हूँ कि लोकल राइटर की किताबों को और लोकल राइटर्स की पीडीएफ को फॉलो मत करिए। उसमें आपको अलग अलग गलत सलत कुछ भी मिल सकता है। ठीक है। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप हमेशा पहले तो थ्योरी मेरी पढ़िए, बस थ्योरी कहीं और से पढ़िए मत। एमसीक्यू पहले मेरे सोर्सेज से पढ़िए, फिर कहीं से पढ़ना हो तो पढ़िए, और डाउटफुल कंडीशन हो तो मेरे से कंफर्म करते रहिए। ठीक। तो बेटा देखो, एक बच्चे ने बोला सी वाई एम क्यू का फुल फॉर्म क्या है, तो वो सी का मतलब होता है सियान। सियान बेसिकली कहा जाता है सी ब्लू को, यानी कि समंदर का जो नीला रंग होता है उसे सियान कहते हैं। वाई का मतलब होता है बेटा येलो, येलो का मतलब हो गया पीला, पीला रंग। एम का मतलब होता है बेटा मैजेंटा, मैजेंटा कलर बेसिकली ना तो रेड होता और ना ही पिंक होता, इन दोनों का मिश्रण होता है। और के का मतलब होता है यहाँ पर दैट इज ब्लैक, यानी कि काला। तो बेसिकली यहाँ पर इन्हीं चार कलर का एक कंटेनर होता है, जो कंटेनर इसमें लगता है, जिसको है ना लिक्विड इंक कैट्रिज भी कहा जाता है। और इन्हीं चारों कलर को मिला के ना लाखों कलर बना लिए जाते हैं प्रिंटर के अंदर, और फिर कागज आपका कलरफुल या प्रिंटिंग आपकी कलरफुल निकल के आती है। एक बच्चे का कमेंट है सर लेजर प्रिंटर की स्पीड भी तो यही होती है। हाँ, लेजर प्रिंटर की भी यही होती है। लेजर प्रिंटर की स्पीड भी पीपीएम में काउंट होती है। और कोई डाउट है किसी का? इज एनी डाउट? चलिए, तो किसी का कोई डाउट है नहीं शायद, तो फिर है ना अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, और नेक्स्ट क्लास में डायरेक्ट एक्सेस मेथड को या मेमोरी को समझेंगे। ठीक है। और कोई डाउट रहता भी तो व्हाट्सएप पे भी पूछ सकते हैं, पर जब मुझे फ्री समय मिलेगा मैं जरूर रिप्लाई करूंगा। तो नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय